हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। उसमें क्या होता था जानवी? क्वेश्चन में दिया रहता था गुडविल इज इक्वल टू कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड। दो हो सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है या तो सुपर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आज थोड़ा सा सेंटेंस अलग मिलेगा। इधर रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में जो मेरे पास है, इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 250 पे सम नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है जरा चेक कर लेते। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट दिया, मेरे को तो सेंटेंस ढूंढना था। तो सेंटेंस में अपने कुछ प्रॉफिट दिया है। ए लिमिटेड कैरिंग ऑन अ बिजनेस फ्रॉम द पास्ट सेवरल, द कंपनी इज टू बी टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी। फॉर दिस पर्पस यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मिल गया यहाँ पे सेंटेंस। क्या दिया यहाँ पे? गुडविल टू बी वैल्यूड एट कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड है तो दिमाग की बत्ती चलेगी, फॉर्मेट लिखा जाएगा क्या? तो कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल वैल्यू। कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल वैल्यू। इसमें हमको देखना है कि हमारे बिजनेस का वैल्यू कितना है और हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। बिजनेस का वैल्यू कितना है और हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है। मतलब गुडविल विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बट ना तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ बिजनेस दिया रहेगा, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो जाना पहचाना है। सुपर प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड करते थे, एसेट माइनस लायबिलिटी। इधर भी वही सेम करने का है, लेकिन वहां पे एनआरआर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फाइन करते थे, इधर नॉर्मल प्रॉफिट इले ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रशांत क्लियर? तो अब ये दोनों अमाउंट मिलेगा, माइनस करेंगे, गुडविल मिल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कि तुम्हारे बिजनेस का कीमत कितना है। तो मेरे बिजनेस का कीमत कैसे पता चलेगा? तो मेरे बिजनेस का कीमत पता चलेगा मेरे प्रॉफिट से, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, उससे मेरे बिजनेस का वैल्यू डिसाइड होगा। यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस विल बी एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में देखा था, है नहीं? अपॉन एनआरआर, इसके बारे में भी सुना है। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी, इले पक्का ना? तो मैं बोलूंगा जो मैंने कमाया है, जो मैंने कमाया है वो 100% कमाया है। नॉर्मली ये बिजनेस कमाता 10% है, तो 10% के हिसाब से उसका वैल्यू कितना? तो मैं क्या करूंगा? एनआरआर। अब ये क्या है? 10% एनआरआर रही है ना? समझ में आया क्या? जो मैंने कमाया है वो 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। उसके लिए अपने को कितना परसेंट वैल्यू चाहिए? 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कितना? तो फॉर्मूला है एफएमपी इंटू 100, और ये एनआरआर क्या है? सॉरी, ये 10% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो मैंने कमाया है वो कितना परसेंट रेट पे कमाया है? 10%। सर आपको कैसे मालूम? एनआरआर का मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट। तो ये क्या हुआ कि आपने जो कमाया है वो कितना परसेंट है वो मालूम होना चाहिए। तो मैंने लिखा जो भी मैंने कमाया है वो 10% हो सकता है, 20%, 30%, कितना क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उतना, वो उतना परसेंट है। तो 100% कितना? एफएमपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। फॉर्मूला वो, फॉर्मूला रट्टा मारना है, फॉर्मूला कंसेप्ट को रट्टा मारना है, कंसेप्ट को। समझा मैंने क्या बोला? हाँ बोल। वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट माइनस लायबिलिटी होता ही है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो हमने वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट माइनस लायबिलिटीज, दो अलग चीज। ये वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे, ये वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट्स और लायबिलिटीज के बेसिस पे। क्योंकि अब जब हम लोग शेयर्स करेंगे तब अपने को समझेगा कि हम बिजनेस का वैल्यू प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाल सकते हैं, हम बिजनेस का वैल्यू एसेट लायबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहां पे जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है उसमें क्या चाहिए? प्रॉफिट कितना परसेंट है,
तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। अगर 10% 20% इतना है तो 100% कितना, अपने को 100% वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना। इस केस में ये मालूम रहेगा, ये मालूम है, ये नहीं मालूम रहेगा, तो ये फिर से फाइंड करेंगे। और ये तो आपको मालूम है FMP कैसे निकालते, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का दिया रहेगा। जैसे आपने गुडविल में इसके पहले के सब में किया था वैसा ही, सेम टू सेम। देन यहां तक आते कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटी, बेसिक था ये। चलिए फिर अब स्टार्ट करते आगे। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड सॉल्व कर लूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में पहला एडजस्टमेंट में क्या दिया है, फर्दर इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट से रिलेटेड दिया है। सेकंड एडजस्टमेंट द कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम पास्ट सेवरल ईयर, गुडविल वैल्यू करने का मतलब सेकंड भी कोई नहीं। द न्यू कंपनी expect to carry on the business with own board of director without any addition. The fees paid by A Limited to its director amounted to 9,000 per year. ये जो एडजस्टमेंट है जानवी, ये किससे रिलेटेड है, असेट लायबिलिटी से रिलेटेड है क्या? उससे बोला मैं हमारे पास डायरेक्टर खुद के, आपके डायरेक्टर आपके पास रखो, आप उनको पगार दे रहे थे, वो आपका देख लो, मेरे को कुछ नहीं। पगार एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हुआ ना, उसको असेट्स और लायबिलिटी से कोई लेन देन है क्या? नहीं, मेरा फोकस है यही सॉल्व करना। तो ये एडजस्टमेंट इधर आएगा तब सोचूंगा, इधर आने वाला है क्या? नहीं। पुढे पुढे क्या है भाई, द न्यू कंपनी एक्सपेक्ट टू अ लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, देयरफॉर विल हैव टू टेक एडिशनल ऑफिस। अच्छा, कुछ नया ऑफिस लेने की बात कर रहा है, जिसका भाड़ा के बारे में बोल रहा है। ये प्रॉपर्टी ब्यूटी परचेज नहीं किया है, परचेज किया तो सोच असेट लायबिलिटी, और भाड़ा देना पड़ेगा 12,000। मतलब वन सेकेंड, प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट, इसका असेट लायबिलिटी से कोई लेन देन तो अब तक तो नहीं है। आगे क्या दिया है भाई, आगे दिया है 12,000। ओके, ऑन 31 मार्च लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत दिया था 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का कीमत दिया 180। देयर वाज अ सफिशिएंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिया गया है। देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक। एडजस्टमेंट असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड था कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत 3 लाख रुपया लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी का 180 लिखना है। फिर कोई बैड डेट्स का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक का जो वैल्यू है प्रॉपर वैल्यू किया गया है। लायबिलिटी अंडर वर्कमैन, वर्कमैन मतलब लायबिलिटीज के ऊपर एडजस्टमेंट है कि 5,000 रुपए का लायबिलिटी है। देयर इज एक्सपेक्टेड रेट ऑन सिमिलर 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द गुडविल अकॉर्डिंग टू अबव इंस्ट्रक्शन। Also, working should be the part of your answer, considering the average capital employed the same as the closing capital employed for your calculation. देखो ये सेंटेंस फिर से आ गया, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरा क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, बराबर। अब स्टार्ट करता हूं असेट माइनस लायबिलिटीज करने के लिए। तो सबसे पहला विल स्टार्ट विद, यहीं पे वर्किंग बना देता हूं। असेट्स, असेट्स में क्या क्या एडजस्टमेंट है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना दिया लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत होना चाहिए 3 लाख रुपए, ऐसा ही बोला है। चलिए उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का कीमत, प्लांट एंड मशीनरी का कीमत बोला है 1,80,000। चलिए ठीक है। स्टॉक वगैरह प्रोविजन वगैरह जैसा है वैसे ही है। तो जरा देखते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, जरा ये पीडीएफ में करेक्शन है, इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड जो है वो कट हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में भी पहला एडजस्टमेंट शायद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। पहला बैलेंस शीट असेट साइड पे क्या दिया देखो जरा, वो करेक्शन है, इन्वेस्टमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, वो कट है, वहां पे कुछ भी नहीं है, पूरा कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड आइटम दिया लैंड एंड बिल्डिंग जिसका कीमत 180 है, माइनस डेप्रिसिएशन 36,144 बराबर। फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया 2,40,000 लेस डेप्रिसिएशन 40,000, 2 लाख रुपया, चेक कर लेना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट 1 लाख रुपीज, देखो वापस से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, यहाँ पे आया है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद बुक डेप्स 360, प्रोविजन 30 बराबर, तो जैसा दिया परफेक्ट अमाउंट है। उसके बाद स्टॉक है, कैश है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, खत्म यहाँ तक। लाइबिलिटी साइड एक बार चेक कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व फंड 1.5 लाख, वर्कमैन कंपेंसेशन फॉर 25,000, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 45,000, प्रॉफिट एंड लॉस 150, क्रेडिटर्स 230 एंड अदर लाइबिलिटीज 1 लाख बराबर है। चलिए इधर तक तो हो गया। और कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक को जैसा बोला है वैसे। अब सर ये जो इन्वेस्टमेंट दिया ये किसी पर्पस का है, देखो टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट, मतलब ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इसे आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। कितना भाई इन्वेस्टमेंट? 3 लाख, 1 लाख, जैसा दिया वैसा सेम टू सेम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद स्टॉक कितना है भाई? स्टॉक 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करने की जरूरत है क्या? उसने बोला है नहीं, जैसा दिया था वैसा डेटर्स सेम टू सेम। हाँ बोल, इन्वेस्टमेंट क्यों लिया सर? लॉन्ग टर्म
ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना बेटा, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए, मतलब बिजनेस का इन्वेस्टमेंट हुआ ना, पर्सनल हुआ क्या? पर्सनल रहेगा तो इग्नोर मारते, समझ में आया? ये इन्वेस्टमेंट किसी पर्पस के लिए, इसलिए बिजनेस कंसीडर करेंगे, अगर ये कोई पर्पस के लिए नहीं होता तो इग्नोर मार देते, ठीक है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या भाई, इधर की स्टॉक हो गई, डेटर्स कितना है भाई? डेटर्स माइनस करके, आरडीडी माइनस करके बोल दो ना, 3,30,000, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैश रोकड़ा આવવાનું છે ભાઈ, કેટલો છે? 75,000। अर्जुन कुछ है क्या? तो सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोगस है, इल है। लाइबिलिटी साइड पे जाओगे, कैपिटल इग्नोर, रिजर्व फंड इग्नोर, वर्कमैन, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या था एडजस्टमेंट? देखो एडजस्टमेंट था कि लाइबिलिटीज के ऊपर पता ना एक एडजस्टमेंट, किधर गया भाई? इधर तो दिख रहा नहीं है। लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन बिजनेस, वर्कमैन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज ₹5,000 ओनली। देखो आपको ना दो लाइबिलिटी थे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, वर्कमैन शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग फंड है। ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? वर्कमैन कंपेंसेशन। वो बोल रहा है कि लाइबिलिटीज कितना लिया जाएगा? सिर्फ 5,000। मतलब मैंने आपको बताया कोई भी फंड होता है वो पर्सनल होता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब फंड होता है, इधर नहीं आएगा। इधर कौन सी लाइबिलिटीज आती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो हमको पे करना है। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो सर पे करने का ना, जितना दिया वो पूरा पे करने का, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया है खाली 5,000 ही पे किया। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, द लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वाज ओनली 5,000। मतलब आपने लाइबिलिटी कितना पे किया? खाली 5,000। बाकी पैसा किधर गया? जेब में। यस, रिजर्व कौन क्यों करके रखता है भाई? मैंने रिजर्व क्यों करके रखा है? हाँ देगा तेरे को पैसा, तेरे लिए जमा करके रखा है, वो निकल लिया, पैसा किसको मिलेगा? अपने को। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता तो पूरा माइनस करता मैं, क्योंकि पूरा देना पड़ेगा। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या ला? फक्त 5,000 दे, बाकी नको, क्योंकि एडजस्टमेंट आ गया। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, पैसा फंड। अभी ऊपर देखो जनरल रिजर्व भी है, रिजर्व फंड भी है, वो लिखा क्या मैंने? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रिजर्व फंड मतलब मेरे लिए करके रखा ना। तो वर्कमैनाइजेशन फंड सर ये तो बाहर वाले के लिए करके, मतलब ये तो बाहर वाले को ही देने का है, लेकिन एडजस्टमेंट में था बाहर वाले को खाली 5,000 देने का है। तो 25 क्यों करके रखा है तूने? 20 तेरा फायदा, समझा? मतलब इधर लाइबिलिटीज में कितना लाइबिलिटी? फक्त 5,000, जितना बोला उतना ही देने का है, बाकी मेरे जेब में। तो लाइबिलिटीज में कितना लाइबिलिटी आएगा? 5,000 का। उसके नीचे और एक है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। वर्कमैन का भाई उसी को देने का है, तू लेना नहीं। ठीक है, जा दे दिया, जितना दिया है पूरा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे और लाइबिलिटी में सबसे पहला क्या आने वाला है? तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहला आएगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। केटलो? 5,000। अरे समझा? उसके बाद वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना है? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना? 45,000 पूरा आ जाएगा 45,000, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, ये बाहर वाले का ही है। उसके अलावा क्या भाई? प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोर होगा, क्रेडिटर्स आएगा, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट था नहीं जी। कितना है भाई? 2,30,000। नेक्स्ट है क्या है भाई? अदर लाइबिलिटीज, ये भी पे ही करना है, बाहर वाले का है ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं इसे। कितना है भाई? 1,00,000। डनाडन। अर्जुन कुछ नहीं जी सर, टोटल ले लेते ना, टोटल टोटल कैलकुलेटर प्राणी, फटाफट जल्दी से। ओह माय गॉड, यू आर रेडी? 50, 80, 3,80,000। हाँ, इजी वाला तो सब कर लेगा, डिफिकल्ट वाला करो। वेरी गुड, मेरे को जानवी भरोसा था। जानवी 11,85,000। बाकी लोग को बोलोगे कर ले टोटल, ठीक है? प्रशांत क्या करेंगे? असेट माइनस असेट કેટલો છે? 11,85,000, 3,80,000, 8,05,000 થઈ ગયું, પતી ગયું અહીંયા માઇનસ 3,08,000। હવે શું કરવાનું છે બેન?
વેલ્યુ ઓફ બિઝનેસ કાઢવાનું છે. વેલ્યુ ઓફ બિઝનેસ કેમ આવશે? FMP into 100 डिवाइड बाय NRR. सर NRR तो माहिती है मेरे को, कितना परसेंट देखो लास्ट लाइन पे दिया है, कितना परसेंट रिटर्न कमा रहा है? 12%. तो 12% में 12 ही लिखने का, इंटू 100 ऊपर लिखने का, खाली FMP इधर आएगा. पर FMP तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, और FMP सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है अपने को. देखो एडजस्टमेंट में पहला प्रॉफिट अपने को क्या दिया? द प्रॉफिट ओन बाय द कंपनी फॉर द 3 ईयर इज एज फॉलो. दिया है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना दिया, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट वगैरह भी है. बराबर है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने को 3 साल का प्रॉफिट दिया है, और एडजस्टमेंट कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं है. जैसे कल के सब में कैसा था, ये पर्टिकुलर ईयर का एडजस्टमेंट था. तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? टोटल प्रॉफिट ले सकते हैं. तो यहां पे डायरेक्टली तीनों साल का प्रॉफिट ले लो. 3,10,000 प्लस 2,73,000 प्लस 2,90,000. कितने साल का प्रॉफिट है भाई ये? 3. तो डिवाइड बाय 3. कैलकुलेटर नाम का प्राणी. क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है क्या? नहीं. द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी फॉर द 3 ईयर, द प्रॉफिट्स आर बिफोर टैक्स विच वाज 50%. बराबर. इसका टोटल ले लो. 2 लाख के माओ से डिवाइड करके बोल रही है क्या? अच्छा, 2,91,000. दिस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये भाई साहब को इधर लिख देता हूं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,91,000. यहां तक डन? पक्का. अब एडजस्टमेंट पढ़ते. क्या दिया है एडजस्टमेंट? A Limited has been carrying on a business from past several years. The company is to be taken over by another company. For this purpose, you are required to value goodwill by capital. आगे वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. क्या है भाई? The new company expect to carry on a business with its own board of director without any addition. The fees paid by A Limited to its director amounted to 9,000 per year. क्या बात है? मिला ना एडजस्टमेंट? इसका एडजस्टमेंट का मतलब क्या है भाई? एडजस्टमेंट का मतलब है नया कंपनी कह रहा है अपने डायरेक्टर को अपने पास रख, उसका पगार भी तेरे पास रख, मेरे को नको तेरा उसका पगार. इसका मतलब जो भी मेरे को प्रॉफिट आया है उसमें 9,000 बच जाएगा और 9,000 प्रॉफिट होएगा. क्यों? क्योंकि मुझे वो डायरेक्टर को पैसा नहीं देना पड़ेगा ना, मुझे यानी कि न्यू कंपनी को. ये वैल्यूएशन किसके लिए हो रहा है? नए कंपनी के लिए, पुराने कंपनी के लिए नहीं. हम गुडविल किसके लिए कैलकुलेट कर देगा? वहां पे क्लियरली बोला है. सेकेंड एडजस्टमेंट, ए लिमिटेड कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, द कंपनी टू बी टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी. फॉर दिस पर्पस यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल. उनके एडमिशन के लिए हमको गुडविल कैलकुलेट करना है ना. क्लियर? और उसने बोला है, क्या बोला है? द न्यू कंपनी जो है वो अपने खुद के डायरेक्टर को अपने पास रखने वाली है विदाउट एनी एडिशन. द फीस पेड टू ए लिमिटेड टू द डायरेक्टर, फीस पेड बाय ए लिमिटेड टू इट्स डायरेक्टर अमाउंटेड टू 9,000 पर ईयर. क्या ये 9,000 रुपया अभी उधर को आने वाला? क्या वो अपने लिए था ना एक्सपेंस, अब वो एक्सपेंसेस उनको है क्या? मतलब इनका मतलब है कि ये प्रॉफिट 9,000 रुपया और बढ़ जाएगा. मेरे पास था तो मेरे को पगार देना पड़ रहा था, तो मैंने पगार दिया था और मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना आया पगार देने के बाद. क्यों? मैं उसके डायरेक्टर को लेके जा रहा हूं क्या? एक एग्जांपल है, देख सीधी बात है, मैं न्यू कंपनी है, वो ओल्ड कंपनी है, उसके पास डायरेक्टर था तो उसका सैलरी देता था, वो उसने अपने प्रॉफिट में माइनस किया रहेगा, ये सैलरी में माइनस किया रहेगा कि नहीं? ये प्रॉफिट जो उसको आया रहेगा वो अपने डायरेक्टर को पगार देता रहेगा ना. ए चल अब महीने का पगार 9,000 9,000 9,000 दे रहा है, एवरेज प्रॉफिट लेके आ गया. बराबर. नया कंपनी का वाला तेरे डायरेक्टर नको, तेरा पगार तेरे पास रख. इसका मतलब मेरा प्रॉफिट ये नहीं रहेगा, मेरे लिए प्रॉफिट बदल जाएगा. क्यों बदल जाएगा? 9,000 कम होएगा ना. तूने 9,000 जो तू दे रहा था इसकी वजह से तेरा ये प्रॉफिट है. जब मैं देगा नहीं तो मेरा प्रॉफिट 9,000 और बढ़ेगा. बैठा दिमाग में? आया नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमको ये एक्सपेंसेस को ऐड करना है. एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, या तो सीधा सीधा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, सीधा भाषा. कितना भाई? 9,000. ये समझा? आगे 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 क्या दिया है? आगे दिया है द न्यू कंपनी एक्सपेक्ट अ लार्ज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द. नया कंपनी बोल रहा है मेरे को बिजनेस बहुत बड़ा करने का है, therefore we'll have to take additional office, और नया ऑफिस भी लेना पड़ेगा. ठीक है भाई. which will give an extra rent of 12,000. अभी रेंट किसको आने वाला है? नए कंपनी को ना. मेरे को क्यों आएगा? नया बिजनेस सोच रहा है मेरे को मेरा बिजनेस बढ़ाने का है,
मैं नया ऑफिस जगह लेगा, उसका भाड़ा मुझे 12,000 आएगा, भाड़ा 12,000 आएगा, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट कमा रहा है ये बिजनेस, इसमें 12,000 का नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेम बिजनेस में टेक ओवर कर रहा ना, तू बता रहा है मेरा एवरेज प्रॉफिट इतना, इतना तो मैं कमाऊंगा ही, कभी इतना तो नया कंपनी भी कमाएगा, लेकिन नया कंपनी को 9,000 का बचत होएगा। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टर को पगार नहीं देने का, लेकिन नए कंपनी को भाड़ा तो भरना पड़ेगा, तो इसका प्रॉफिट कम होएगा, मतलब एक्सपेंसेस और 12,000 का आएगा। समझा प्रशांत? इले नो, वेरी सिंपल। सी, दिस इज आवर ओल्ड कंपनी, दिस इज आवर न्यू कंपनी, दिस कंपनी कैरिंग अ प्रॉफिट ऑफ 291,000 करता है तेरे को, इसका प्रॉफिट कितना है जानवी? 291,000। इसके अंदर डायरेक्टर का पगार सब 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 इंक्लूडेड देने के बाद इस कंपनी में बता भाई देख ये बिजनेस 291,000, मतलब वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बराबर है। लेकिन तेरा डायरेक्टर नको, मेरे को तेरा डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो जो प्रॉफिट दिखा रहा है उसमें से 9,000 निकाल पहला, क्योंकि मेरा तो बचेगा ना प्रॉफिट, मेरा 9,000 का प्रॉफिट बढ़ गया भाई, 9,000 प्रॉफिट बढ़ गया। समझ में आया? क्योंकि वो एक्सपेंसेस निकालना, तू तेरा एक्सपेंस निकालेगा तो मेरा क्या खर्चा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खर्चा होने वाला नहीं है, मतलब मेरा जो तूने प्रॉफिट दिया इसमें 9,000 का बचत होने वाला है। किसके लिए हुआ? नए कंपनी के लिए। अब नया कंपनी इसको बोल रहा है तेरा छोटा बिजनेस है, मैं सोच रहा हूं बड़ा बिजनेस करूं, बड़ा जगह लूं, क्योंकि रेंट देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, मतलब मेरा जो प्रॉफिट ये बिजनेस से होने वाला है वो तो इतना ही होने वाला है, लेकिन भाड़ा देना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी समझ में आया? क्या बात है, वेरी गुड। यहां पे हम माइनस करेंगे रेंट, कितना भाई? 12,000 कम करेगा, पूरी जाएगा, देखिएगा क्या होएगा। पूरी तो कुछ नहीं हो रहा यार, 31 को लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, लाइबिलिटी खत्म, अर्जुन कुछ नहीं है। हाँ टैक्स लेगा ना, यहां तक समझ में आया? अच्छा जी, चलिए फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख 3 लाख 3 लाख में 12,000 माइनस हो जाएगा। क्या बात है, 2,88,000 माइनस टैक्स कितना परसेंट? 50%। कहां दिया है सर? वो जो प्रॉफिट दिया उसी के नीचे जरा देखो, द गिवन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच वॉज 50% थ्रू आउट। बेटा क्या म्हणजे इसका 50% काटने का 1,44,000। चलिए फटफट माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर सॉरी आफ्टर टैक्स। कुछ बेवकूफ लोगों ने कैलकुलेटर पे चालू कर दिया रहेगा, बट सीधी सी बात है 50-50 100% होता है, बराबर। चलिए मस्त चांगला वाटा मेरे को, इधर एफएमपी आता है, करने का 12 लाख आता है, मेरे को ऐसा ही वाटता है 12-12 3 2 5। सर जी वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया, 3,08,000 माइनस करेंगे, 8,92,000 आ गया गुडविल का आंसर। सोपा वाटता है, जल्दी कंप्लीट करेगा और एक सम करने का है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 255 सम नंबर 12। Piyusha Limited furnishes the following information and request you to find out the value of goodwill on the basis of capitalization of future maintainable profit। अपने को भेड़ गया है भाई, कौन सा मेथड है ये? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जब भी ऐसा कुछ आया तो कैसे में फाइंड करेंगे गुडविल? वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है? एफएमपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सर जी एफएमपी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटीज। समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? चलिए सबसे पहला क्या सॉल्व करेंगे? सिंपल, असेट माइनस लायबिलिटी। देखते कोई एडजस्टमेंट वगैरह दिया है क्या? एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट। अरे बाप रे, एडजस्टमेंट किधर गया रे? आया 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 आ गया। इन द सिमिलर बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%। सर जी क्या है 15%? क्या बात है, मतलब अपने को एनआरआर भेट गया 15 इंटू 100। अभी खाली एफएमपी निकालने का है,
चलिए पूरे जाता है। ऑल इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कल ही बताया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट असेट्स और लायबिलिटीज में आता नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसका इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं तो इनकम नहीं, इन्वेस्टमेंट है तो इनकम है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो इनकम भी नहीं लेने का। इन्वेस्टमेंट नहीं लिया इनकम भी नहीं लेने का, इन्वेस्टमेंट लिया इनकम रहेगा। जैसे अभी मैंने इन्वेस्टमेंट लिया तो मैंने इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बात भी नहीं किया एफएमपी में, क्योंकि असम्पशन उसके अंदर रहने वाला ही। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया। प्रॉफिट अपने को 4 साल का दिया भाई, अपने को प्रॉफिट से अभी कोई लेन देन नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 40%, चलिए ठीक है। इन द ईयर 2011 भरा, पर्टिकुलर ईयर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, अच्छी बात है भाई, अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंज इज एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट इंक्रीज इन डायरेक्ट और रेवेन्यू, ये सब प्रॉफिट से रिलेटेड। ऑल द करंट एसेट, ये अपने असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है। ऑल योर करंट असेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैलेंस to be valued at 125% of the book valuation of the book value of क्या book value for valuation of goodwill. Yes, okay. The market value of land and building is 9,50,000. Plant and machinery rupees 2 lakh. Liability under workman compensation fund is 15,000. Use the simple average method. देखो करंट असेट के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये सारे करंट एसेट एक्सेप्ट कैश, वैल्यूएशन गुडविल के लिए 125% वैल्यू होगा पहला। दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत दिया है, मार्केट प्राइस दिया है 9,50,000। प्लांट एंड मशीनरी का कीमत दिया है 2 लाख रुपए। अभी मार्केट वैल्यू बोलो या तो नया वैल्यू बोलो तो भी चलेगा। और एक लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। चलिए स्टार्ट करता हूं असेट माइनस लायबिलिटीज लेने के लिए। असेट माइनस लायबिलिटीज जो हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहला उसमें मेरे को दिख रहा है गुडविल। सवाल, गुडविल आएगा क्या? गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल कभी नहीं आएगा, शेयर्स के वैल्यूएशन में आएगा लेकिन गुडविल के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। गुडविल के बाद क्या है जी? एक मिनट बेटा, हाँ जी बोलना बेटा। शेयर्स के वैल्यूएशन, हम शेयर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहां पे गुडविल किसके लिए निकाल रहे हैं? ओनर के लिए थोड़ी निकाल रहे। ठीक है, चलिए असेट्स सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, इसका मार्केट प्राइस दिया है, कितना दिया है? मार्केट वैल्यू समझो या तो न्यू वैल्यू समझो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2 लाख। फिर उसके बाद डेटर्स कितना है? 2,16,000। कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाँ जी एडजस्टमेंट है। डेटर्स आर योर करंट असेट। डेटर्स क्या है? करंट असेट है। और जितने भी करंट असेट है कितने परसेंट में वैल्यू करने बोल रहा है? 125। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास होगा, कैलकुलेटर निकालिए, उस पे अमाउंट लिखिए, इंटू 125 कीजिए और बताइए कितना है? 3,25,000। कलता है क्या? सर जी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लिए। अरे बोला है, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब वो नहीं लिया जाएगा। पूरे जाता है, डेटा हो गया स्टॉक। सर ये करंट असेट है, मिला, वेरी गुड। कितना परसेंट वैल्यू करना पड़ेगा? 125%। जो भी क्वेश्चन में दिया है इंटू 125% कर दो और बताओ कितना आ रहा है? 3 एग्जैक्ट 3 लाख। चलिए एग्जैक्ट 3 लाख आ गया। उसके बाद कैश जैसा दिया है वैसा लिखो रे। कैश इन हाथ में कितना? पूरे करंट असेट के ऊपर एडजस्टमेंट है, करंट असेट्स 125% वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए और बताइए। 1,37,000। एक मिनट ना लिख देता हूं, किधर गया भाई? करंट असेट, हाँ चलिए करंट असेट 1,37,000 आफ्टर एडिंग ना वैल्यू। उसके बाद और कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इग्नोर मारना है। समझ में आया क्या? हाँ जी। उसके अलावा लायबिलिटी साइड पे जाते हैं, पहला दिख रहा है अदर करंट लायबिलिटी, नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। अदर करंट लायबिलिटीज कितना दिख रहा है? 1,40,000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं। पहले असेट्स का टोटल हो जाएगा। लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, लायबिलिटीज में सबसे पहला दिख रहा है अदर करंट असेट्स। हाँ अदर करंट लायबिलिटीज, हो गया बोलने में मिस्टेक। चलिए करंट असेट पे, सॉरी लायबिलिटीज पे कितना है? 1,40,000। कोई एडजस्टमेंट इनले? क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना है? 2,30,000।
वर्कमैन कंपेंसेशन के ऊपर एडजस्टमेंट था। देखो वर्कमैन फंड दिया ना, कंपेंसेशन फंड, क्या बोला है, कितना पे किया, सिर्फ 15,000। 15,000 कितना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया है। होता है रे परेशान, ये लोग का क्या समझता नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता है रे इधर। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 1.5 लाख, समझ में आया क्या, पुढे जाता है। और कुछ सर उधर 3 लाख दिया, आपने 1.5 लाख क्यों लिखा, अभी मैंने बताया, क्या बताया, जितनी लाइबिलिटीज उतना ही, बाकी सब तो अपने जेब में। अजून कुछ है क्या लाइबिलिटीज में, झालो, मतलब असेट माइनस लाइबिलिटीज कर सकते हो। चलिए फटाफट, एक जन असेट का टोटल, एक जन लाइबिलिटीज का टोटल ले लो और बताओ कितना आ रहा है। 22 लाख, 20 lakhs, 42,500। प्रशांत आई होप ये आपने कर लिया रहेगा। 5 लाख, 5,20,000। अब असेट 20,42,500 माइनस 5,20,000। आपने नहीं लिख, बोला नहीं क्या मेरे को, डिबेंचर्स भी आएगा ना, लाइबिलिटीज है 10%, डिबेंचर्स भी आ जाएगा बेटा। कितना है, 3 लाख है, ऐड कर दिया, टोटल हो जाएगा 8,20,000। और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है क्या, देख लो, नहीं है ना, 8 लाख माइनस करिए, 16,22,500। कितना है, 22,500, सही है, 12,22,500। सर जी ये मिल गया, 12,22,500। वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करना है, अब यही फाइंड करने में तो मगज मारी है। चलिए आ जाते हैं प्रॉफिट्स। कितने साल का दिया है, 2011, 12, 12, 13, 14, 15, 4 साल का दिया है। बट आप देखो एक एडजस्टमेंट है, इन द ईयर 11-12 there was a fire resulting in a loss of 25,000 and during the year 12-13 the company has sold a furniture resulting in a profit of 40,000। मतलब ये पर्टिकुलर ईयर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके पहले कोई पर्टिकुलर ईयर पे एडजस्टमेंट तो था नहीं, बराबर है। तो पहले तो मैं ईयर लिख देता हूं, पहला ईयर कौन सा दिया है, पहला ईयर 10-11, फिर 11-12, 12-13, बराबर 13-14, 4 साल है। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, बिफोर टैक्स ही दिया ना, देखो कुछ बोला रहेगा, द प्रॉफिट सा बिफोर टैक्स, ऐसा कुछ बोला है ना। चलिए ठीक है, तो भाई प्रॉफिट बताओ 2010-11 का, 4,32,000, फिर 4,46,000, फिर 4,36,000, फिर 4,53,000, बराबर। अब एडजस्टमेंट कौन से साल पे, उस साल पे जाता है। 2011-12 का जो प्रॉफिट है उसमें कुछ आग लगने के कारण 25,000 का नुकसान हुआ था, आग लगने के कारण हुआ था। अगर ये आग नहीं लगता तो 2011-12 में कुछ और ही होता, प्रॉफिट कुछ और ही होता, क्योंकि आग लगा तो अचानक में नुकसान हो गया। आग नहीं लगता तो क्या प्रॉफिट 4,46,000 होता क्या, नहीं जी, प्रॉफिट कुछ और होता। मतलब कितना होता, जितना आग लगा उतना ऐड कर देंगे, इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस हुआ था। कितना, 25,000 ऐड क्यों किया, समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया क्या। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, 2012-13, 12-13 इधर आया। इधर क्या हुआ भाई, फर्नीचर बेचा, रिजल्टिंग इन प्रॉफिट ऑफ, फर्नीचर बेच के प्रॉफिट कमा रहा है ये, इसका बिजनेस तो सामान बेचने का है, गुड्स बेचना है। सर फर्नीचर भी तो गुड्स है, नहीं, 11th स्टैंडर्ड बताया, गुड्स अलग, फर्नीचर अलग, प्रॉपर्टी अलग। मैं प्रॉपर्टी को बेच के अगर कमा रहा हूं तो बिजनेस का नहीं है, मेरा काम है, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, एग्जाम्पल, तो मैं फर्नीचर ही बेच रहा हूं, लेकिन फर्नीचर की दुकान में गाड़ी लाके रखूंगा और बेचूंगा तो कैसे चलेगा, वो तो पर्सनल हो गया ना, हाँ या नहीं। तो मैं फर्नीचर गुड्स है बट गाड़ी प्रॉपर्टी है, इसे कैपिटल गेन कहते हैं, समझ में आया क्या। तो यहां पे क्या हुआ, इस बंदे ने 2012-13 में कोई फर्नीचर बेचा, सर हमको कैसे समझेगा ये गुड्स है कि प्रॉपर्टी है। टू बी क्लियर, गुड्स है तो गुड्स बोलेगा, मशीन बोल दिया, असेट बोल दिया, किसी असेट का नाम ले लिया
मतलब पर्सनल चीज ही बेच रहा है। मेरा काम बेचना है, सेल्स करना है। सेल्स किस चीज का होता है? गुड्स का होता है। सेल्स किस चीज का होता है? गुड्स का। लेकिन मैंने सेल ऑफ कंप्यूटर बोल दिया, प्रॉपर्टी। सेल ऑफ मशीन बोल दिया, प्रॉपर्टी। सेल ऑफ कुछ भी बोल दिया तो मेरा वो प्रॉपर्टी बिकने वाला है डेफिनेटली। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आया? पक्का समझा आपको? तो यहां पे फर्नीचर बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कौन से साल में? 12-13। इसका मतलब इधर उसने उसका पर्सनल प्रॉफिट इंक्लूड करके रखा है। अपने को क्या करने का? निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन 40,000। अजुन कुछ नहीं जी। फिर उसके बाद कुछ डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इंक्रीज, एडवर्टाइजमेंट, वो सब बाद में कर लेंगे। वो कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं है ना। सेम 4,32,000 माइनस कर दीजिए। ये ऐड होगा इसमें और ये माइनस होगा। 4,71,000 40 3,96,000 9 4 13 बराबर 4,53,000। अभी क्या करेंगे जानवी? सबको प्लस डिवाइड बाय कितने साल का? ये 4 साल का। तो जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिखता हूं एफएमपी का। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4,38,000 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा डिवाइड करके बोल रहे हो? कोई नहीं 4,38,000। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। एडजस्टमेंट क्या क्या था जरा देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट था द चेंज इज एक्सपेक्टेड फॉर इंश्योरिंग द ईयर एस इंक्रीज इन डायरेक्टर फीस एट द रेट 12,000 पर एनम। डायरेक्टर का फीस बढ़ेगा। डायरेक्टर को पगार देना पड़ता है, पगार देना पड़ेगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा ना। क्या करोगे? माइनस करोगे। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितना पगार देना पड़ेगा भाई? सर माइनस क्यों किया? नहीं समझ में आया। समझा भाई? पगार देने का तो प्रॉफिट कम ही होने वाला है। सर किसको देने का? अरे वो बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो अपने लिए तो सोच रहा है ना कि भाई डायरेक्टर को पगार बढ़ाना पड़ेगा। उसका बिजनेस लिया तो उसके डायरेक्टर वो जो भी दे जाएगा, अभी 12,000 देना पड़ेगा और इसके लिए तो एक्सपेंसिव हो गया। फिर क्या बोला है? रिडक्शन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम हो जाएगा, मतलब इसको फायदा हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना? 42,000। सर ऐड क्यों किया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। वो क्या बोल रहा है? रिड्यूस होने वाला 42,000 का एक्सपेंसेस कम होएगा। एक्सपेंस कम होगा मतलब 42,000 बढ़ेगा। रिकंसिलेशन याद करो। रिकंसिलेशन आप लोगों को रिकंसिलेशन था ना, कॉस्ट शीट फाइनेंशियल। भाई एक्सपेंस हो रहा है तो प्रॉफिट कम होएगा, इनकम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इधर क्या हुआ? एक्सपेंसेस कम कर रहे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होएगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होएगा, माइनस कर रहे। एक्सपेंसेस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम ऐड कर रहे। इले बेसिक पहला समझा, पहला जो बोला था अगर जानवी वो समझा तो वो रख दिमाग में। 12,000 डायरेक्टर को पगार देने का है। पगार क्या है? एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट तो कम ही होएगा ना, बराबर। एडवर्टाइजमेंट का 42,000 बचने वाला है। बचने वाला मतलब फायदा है ना, फायदा है तो ऐड ही होएगा ना। इनकम में तो ऐड होएगा, एक्सपेंस है तो माइनस होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूट, खर्चा बढ़ रहा है तो लॉस ही होगा, तो माइनस इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना? 48,000 माइनस। बात समझा क्या? उसके बाद क्या है? ऑल द करंट एसेट हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, लायबिलिटीज हो गया, खत्म भाई। टोटल ले लो, इसमें ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, 4,20,000। कोई टैक्स वगैरह दिया है? देखो इनकम टैक्स रेट 40% बोला है, लेस टैक्स एट द रेट 40%। 40% इसका आ जाएगा 8 और 1,68,000 माइनस कर दो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख। परफेक्ट आंसर 2,52,000। बात समझ में आया क्या? अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,52,000 आ गया। 2,52,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 16,80,000। 16,80,000 माइनस कर दो
57.5, परफेक्ट 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 लग तो रहा है। 8 5 13, 7.5 हो गया, 7.5 मतलब 7, पक्का ना? हो गया हो गया, अजम्पशन राइट है। ठीक है, यहां तक पक्का समझ में आया? तो कैपिटलाइजेशन मेथड डन, अच्छे से कॉन्फिडेंस है। तो मेथड में फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चालू कर दूंगा, क्योंकि अभी गुडविल में अपन ने सुपर प्रॉफिट के सम्स कर लिए, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट नहीं करवाया। एवरेज प्रॉफिट क्यों नहीं करवाया? तो ये जो कर रहे हो ना, यही एवरेज प्रॉफिट है। उधर इतना ही सॉल्व करना है। उधर सेंटेंस क्या रहेगा? गुडविल इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला रहेगा, तो 2 इंटू एवरेज जैसे सुपर प्रॉफिट। तो इधर खाली क्या सॉल्व करना है? एवरेज प्रॉफिट ही सॉल्व करना है। और एवरेज प्रॉफिट में ऐसे एडजस्टमेंट आ सकते हैं, जो ये कर रहे हो वही सेम एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है गुडविल हुआ। इसके लिए मैंने सुपर प्रॉफिट के सम्स करवाए, क्योंकि सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट भी आ जाता है। बात समझ में आया? गुडविल कंसेप्ट बेटा इतना ही है, गुडविल इतना ही है। सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों डन, काम खत्म। खाली सम्स की अभी प्रैक्टिस करो प्रॉपरली, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करो। एक छोटा सा करेक्शन हुआ है, मेरे ध्यान में नहीं था। देखो क्या करेक्शन वाला में सम के अंदर, ये जो मैंने प्रॉफिट वगैरह सॉल्व कर दिया है, इन्वेस्टमेंट लिखा नहीं था। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट नहीं तो इंटरेस्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट लिखा था क्या? नहीं, उसका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा इसके अंदर। एक छोटा सा बारीक पॉइंट मेरे दिमाग से भी निकल गया। यहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट निकाला। देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10%, 4.5 लाख रुपए का। 4.5 वही है ना? 4.5 लाख का 10% कैलकुलेट करो, साल भर के लिए कितना आएगा? 45,000। अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे थोड़ा चेंज करेंगे कि 4,20,000 के अंदर माइनस करेंगे इंटरेस्ट। समझ में आया? इंटरेस्ट कितना? तो 45,000 रुपीज माइनस होगा। सर माइनस क्यों होगा जब इंटरेस्ट नहीं? तो फिर उसका ये भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। कितना आ रहा भाई? 3,75,000। अभी टैक्स ले लो, एट द रेट 40%, 1 लाख माइनस कर दो आफ्टर टैक्स। कितना आ रहा है आफ्टर टैक्स? 2,25,000 बराबर। अब 2,25,000 यहां पे ले लो, 2,25,000, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा 15 लाख। चलिए ठीक है, यहां पे आ जाएगा 15 लाख माइनस कर दो 2,77,500। बात समझ में? थोड़ा सा कंसेप्ट तो दिमाग से स्किप हो गया, आप लोग भी ध्यान रखना, स्किप नहीं करना है। इंटरेस्ट के ऊपर माइनस ही क्यों किया सर? क्योंकि बिजनेस का नहीं है ना इनकम, तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं तो इनकम है। क्लियर? ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।